ये अगले टैग हैं आप लोगों के इसके यहाँ बोर्ड पर नोट कर लीजिएगा। जो कल 5-6 टैग हुए थे ना, तो उसके बाद नंबरिंग में नीचे मुझे याद नहीं कौन सा नंबर था, तो आप लोग नंबरिंग कर लीजिएगा। पहला टैग आपका है IMG टैग, मतलब जो कि इमेज के लिए होता है। किसके लिए होता है? इमेज के लिए। यहाँ मुझे लिख रहा है यूज फॉर इमेज। तो ये भी टेक्स्ट उसमें होगी ना? सब टेक्स्ट उसी तरह लिखा जाएगा जैसे कल लिख रहे हैं। वही मतलब सर आप बता रहे थे ना कि इमेज को भी टेक्स्ट में ही लिखना पड़ता है, वो होती उस तरह वही। अब यहाँ देखिए जो आपका टैग दिख रहा है आपको, टैग में सबसे पहले एंग्लो ब्रैकेट, टैग का नाम क्या हुआ? IMG। यहाँ मैंने इसमें पहले लिख दिया IMG, टैग का नाम IMG हुआ। और यहाँ पे SRC, ये हम खाली ऊपर समझाने के लिए आपको मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर। सोर्स, इसे क्या कहते हैं? सोर्स। SRC के इक्वल इन्वर्टेड कोट्स में आप इमेज का नाम लिखेंगे विद एक्सटेंशन। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ बस बतौर एग्जांपल के हम लिख रहे हैं, मान लिया कि आपका इमेज का नाम क्या है? A है और एक्सटेंशन उसका JPG है, PNG है, तो आप क्या लिख देंगे? आप यहाँ पर .jpg। तो यहाँ पर हो जाएगा SRC इक्वल टू इन्वर्टेड कोट्स में A.jpg। आपका कोई और नाम होगा, उसका पता URL वो बताया जाएगा सिस्टम पर। हाइट बराबर, फिर हाइट, चूंकि इमेज अगर मान लीजिए नहीं, हाइट और विड्थ ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं कि जो इमेज की आपकी एक्चुअल हाइट है वही आ जाए तो आप हाइट और विड्थ मत लगाओ। लेकिन अगर आप उस इमेज की हाइट और विड्थ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप उसका एक एट्रीब्यूट है। ये क्या होता है? आपका एट्रीब्यूट है। ये क्या है? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब बिहेवियर, प्रॉपर्टी। तो ये इमेज की एक प्रॉपर्टी हाइट है जिसमें आप क्या कर सकते हैं? कोई भी वैल्यूज आप लिख सकते हैं इन पिक्सल या परसेंटेज। एग्जाम्पल के तौर पे वैल्यू आपकी मर्जी कितना लिखते हैं। पिक्सल लिखेंगे तो पिक्सल को px से रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंट में लिखते हैं तो समथिंग वैल्यू लिख करके क्या लिखेंगे? परसेंट। याद रखिएगा परसेंटेज इज बिगर देन पिक्सल। परसेंट आपका क्या होता है? बड़ा होता है। तो पिक्सल में 10% लिखते हैं, मतलब पूरा इमेज अगर 100% है, 100 है तो 100 का 10 आपका क्या होगा? 10% हिस्सा इमेज आपकी क्या होगी? बड़ा क्या होगा? हाइट और विड्थ आपकी आ जाए। ऐसे यहाँ पर भी आप क्या करेंगे? ऑल्ट का मतलब होता है ऑल्टरनेट टेक्स्ट। क्या होता है? ऑल्टरनेट टेक्स्ट। अब इसका भी मीनिंग अभी हम बता देंगे। जैसे कई बार होता है कि गूगल पर या इंटरनेट पर जब आप वेबसाइट इमेज लोड करते हैं, इमेज खुलता नहीं है, वो हल्का सा पर्वत पहाड़ जैसा ना खुलने वाला एक आइकन बन के आता है और नीचे एक नाम लिखा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इमेज लोड ना होने की सिचुएशन में एक नाम दिख जाए तो उस सिचुएशन में वो टेक्स्ट आप यहाँ लिख दीजिए। सिमिलर नाम लिखा जाता है उसी फोटो से रिलेटेड। टाइटल, जो माउस ले जाने पर माउस के साथ जो नाम आता है उसको आप होवर करने पर उस चीज को आप कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे। सर ये सब ऑप्शनल है ना? ऑप्शनल, नहीं लगाएंगे तो नहीं आएगा। अगर इमेज कॉल करना है तो इमेज कॉल करने के लिए केवल इतना जरूरी है, IMG SRC यहीं पर बंद कर दीजिए। हाइट विड्थ नहीं लगाना, छोड़ दीजिए, वो सब ऑप्शनल। हाँ ऑप्शनल, यही बंद। इतना लगाएंगे इमेज बन के आपका आ जाएगा। लेकिन जब आपकी इच्छाएं जागृत होंगी, मतलब कि इमेज की हाइट, इमेज की विड्थ, इमेज का ना लोड होने पे एक नाम, इमेज की माउस ओवर करने पे उसका नाम दिखा दे, तो उस सिचुएशन में ये प्रॉपर्टी आप क्या करेंगे? कॉमनली इतना आप लिखना ही लिखना होता है। दूसरा आपका टैग है HR। जब कहीं पेज में, मान लीजिए पेज ऐसे बना हुआ है, इस पेज में कहीं यहां से लेके पूरा अंडरलाइन किया था तो केवल टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ रहा था। अगर आप चाहते हैं कि पूरे पेज में आपका HR लाइन आ जाए तो उस जगह पे आप केवल क्या लिख देंगे? HR। क्या लिख देंगे? HR लिख देंगे। और देखिएगा मैंने कल कहा था कि कुछ टैग ऐसे होंगे जो क्लोज नहीं होंगे। आप देखिए ये टैग क्लोज नहीं हुआ /IMG के साथ, क्यों? क्योंकि इमेज को कॉल कर रहा है, होल्ड नहीं कर रहा है। ये वाला क्योंकि ये लाइन में अगर कंटेंट होल्ड ही कर लेगा तो कंटेनर ना बन जाएगा, लाइन किस बात की, तो इस नाते ये भी नहीं बंद हुआ। नेक्स्ट BR टैग, एक सिंगल लाइन ब्रेक। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि कोडिंग लिखते समय आपने अपना नाम लिखा मुदित XYZ, इंटर करके लिख दिया, सोचा कि लाइन ब्रेक हो जाएगा तो नोटपैड पे ब्रेक दिखाएगा, वहां ब्रेक नहीं दिखाएगा। अगर आप कहीं किसी कंटेंट को ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके आगे पीछे या उसके कहीं बाद में क्या लगा दीजिए? BR। एक बार BR का सेट यूज करते हैं तो एक लाइन ब्रेक, 2 बार BR सेट ऐसे यूज करेंगे तो 2 लाइन का, 4 बार तो 4 बार यूज कर लीजिए। ये आपकी मर्जी है। सिंगल लाइन ब्रेक के लिए केवल आपको क्या यूज करना होगा? BR। पैराग्राफ टैग, P टैग, कहीं भी पैराग्राफ लिखना पता नहीं चलेगा, जब कई सारे मैटर होते तभी पता चलता है। पैराग्राफ टैग को हम किससे डिनोट करते हैं?
P से, और स्लैश P के साथ क्या होगा, बंद हो जाएगा। H1 टैग लार्जेस्ट हेडिंग H1 से लेके H6 तक चलता है आपका। तो हमने H1 लिखा है और H6 लिख दिया, बीच वाले हम खा गए हैं, लेकिन आप खाएंगे नहीं, आप लिखेंगे। H1 टैग सबसे लार्जेस्ट हेडिंग होता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा लार्जेस्ट हेडिंग क्रिएट करने के लिए कौन सा टैग होता है। ऑप्शन में H1, H2, H3 लिख देगा। तो आप बताइए भाई, नंबर के अकॉर्डिंग आप H6 की तरफ भागेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, इस नाते क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो H1 टैग सबसे बड़ी हेडिंग, सबसे बड़ी मतलब टैग के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी हेडिंग क्रिएट करता है। H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, और सबसे छोटा क्या होता है आपका, नीचे आपको लिखा हुआ दिख रहा है H6 टैग। स्मॉलेस्ट हेडिंग लिखने का पैटर्न ऐसा है। नोट कर लीजिए, इतना अप्लाई कर लीजिए, फिर इसके आगे हम नोट कर रहे हैं। आवाज आ रही है ऑनलाइन में? अनुष्का, अंजलि, बाकी लोग जो? यस सर। ठीक है, नोट कर लो। अगर सिस्टम है तो ठीक है, नहीं तो अभी हम बताना है तो नहीं होगा। हम इसी पैटर्न पे हम सिस्टम पे लाइव चले जाना है, या भी नोट करते चलो। नोट करते चलो, जो कर पा रहे हैं वो करें, नहीं कर पा रहे हैं उनको इकट्ठे करके दिखा देंगे अभी सिस्टम पे, क्योंकि पहले टैग लिस्ट आउट होना जरूरी है। और एग्जाम में एमसीक्यू टेस्ट में यही पूछा जाएगा कि कौन सा टैग किसके लिए यूज किया जाता है। ये भी पूछा जाता है कि आईएमजी में इमेज को कॉल करने के लिए किस निम्न में से किस एट्रीब्यूट में लिखते हैं इमेज का नाम। तो किस एट्रीब्यूट में? एसआरसी में लिखते हैं। इमेज के ना दिखने वाली सिचुएशन पे जो नाम दिखाना होता है वह किस एट्रीब्यूट में लिखते हैं? तो इमेज के ऊपर नाम ले जाने पे नाम दिखाना या टाइटल दिखाने के लिए कौन सा टैग, कौन सा एट्रीब्यूट? टाइटल। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सर आपने टाइटल में वो जो लिखा है एनी नंबर, एनी नेम, फिर उसके बाद ऐसे क्लोज करा तो ना 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 वो नहीं लगना है, वो नहीं लगना। सिर्फ इधर का एंगल ब्रैकेट और फिर इधर का ओपन वाला ही जो होता है बस वही लगेगा, स्लैश नहीं लगेगा। मतलब ये सारी चीजें कह सकते हो आप इसी के बीच में है बस। अब इसी में एसआरसी क्यों? ताकि इमेज को कॉल कर सके। हाइट क्यों? ताकि हाइट लगा सके। विड्थ क्यों? ताकि विड्थ लगे। और सभी प्रॉपर्टी लिखने के बाद आपको एक बार स्पेस देना है। ठीक है, टैग का नंबरिंग करते चलिएगा आप। ऊपर वाला हो गया, इमेज वाला हेडिंग ऑनलाइन में। यस सर। अनुष्का आपका ठीक। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन पेज में खाली एचआर टैग लिखो बस ऐसे ही। हॉरिजॉन्टल रूलर या हॉरिजॉन्टल लाइन टैग का ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट एचआर है, हां ये एचआर टैग दूसरा लग गया ना, ये एचआर नहीं, पीआर है। पीआर बीआर। नेक्स्ट आपका है सेंटर टैग। क्या है? CENTER, सेंटर टैग। नाम से क्लियर है, क्या करेगा? किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी चीज को क्या करेगा? सेंटर में लाने के लिए। तो जो भी इसके बीच में आएगा वो चीज ऑटोमेटिक क्या होगा? सेंटर में आ जाएगी, अलाइनमेंट उसका सेंटर में। हाँ, to set the center alignment, to set the center alignment। नेक्स्ट बोल्ड हो ही चुका था, पैराग्राफ हो ही चुका था। अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए टैग का नाम यूएल होता है। क्या होता है? यूएल।
अब एक साथ बहुत सारे चलेंगे इसमें। तो यूएल टैग के साथ एलआई टैग भी आपका होगा, ठीक है। हम ऐसे एक साथ यहाँ लिख दे रहे हैं, यूएल टैग, एलआई टैग, ये सब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। एलआई मतलब लिस्ट, हाँ। अब कैसे और कब कैसे यूज करते हैं, कब आपको पता चलेगा कि आपको यूएल टैग यूज करना है। तो आप इधर यहाँ देखिएगा राइट साइड में, अगर आपको कहीं पे ऐसे पॉइंट बना हो, मतलब इस तरह से पॉइंटिंग करके लिखनी हो चीजों को, ठीक, बुलेट में, हाँ, ठीक ठीक, इस तरह से। तो 3 स्टाइल आए कि नहीं आए? इस स्टाइल को हम क्या कहते हैं? डिस्क। इस स्टाइल को हम क्या कहेंगे? सर्कल। इस स्टाइल को आप क्या कहोगे? स्क्वायर। ठीक, तो 3 तरह की स्टाइलें होती हैं। अगर आप बाय डिफॉल्ट पहला पैटर्न अगर आप केवल ऐसे लिख देते हैं, यूएल लगाए, ठीक, यूएल का मतलब क्या हो गया? अनऑर्डर्ड लिस्ट, क्योंकि इन लिस्ट का कोई क्रम नहीं होता, इस वजह से इसको यूएल टैग में ले नहीं करें, ठीक है। अब हर यूएल के अंदर आपके जितने पॉइंट बनाने हैं उतनी बार एलआई आप लिखते हैं। जितनी पॉइंट लाने हैं क्या लिखेंगे? एलआई लिखेंगे। अपना यहाँ बीच में नाम वगैरह जो लिखना होगा वो आप क्या करेंगे? मेंशन कर देंगे। जितनी बार एलआई लिखेंगे उतने पॉइंट्स ऑटोमेटिक बनते चले जाएंगे। सर इसमें भी इंडेंटेशन का कुछ हुआ है? अपने नहीं, जो हम लिख रहे हैं ऐसा कुछ है नहीं, वो सब उसको करने के लिए, वो हम खाली आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ताकि एक के बाद अदरवाइज हम यही ऐसे लिख सकते थे। तो वो भी माना जाएगा, वो भी काम अपना वही करेगा जो उसको करना है, और एंटर दबा के लाइन ब्रेक करके लिखेंगे तो तब भी वही होगा। बस ये आपके समझने के लिए कि कोड हौच पौच ना हो, बहुत स्क्रॉल ना करना पड़े लेफ्ट राइट, इस वजह से हम लाइन ब्रेक करके लिख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें डॉट डॉट करके, जैसा ऐसा नहीं कि 3-4, अगर 10 पॉइंट है तो 10 बार एलआई का सेट आप क्या करोगे? अगर आप बाय डिफॉल्ट केवल यूएल लिखते हैं, मतलब कुछ स्पेसिफिक कोई स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि किस लिए या क्या, तो आपका कौन सा बन के आएगा? पहला वाला। लेकिन अगर आपको क्या लिखना है, अगर आपको सर्कल चाहिए तो इसी वाले सेट में, मतलब फिर से दोबारा मान लीजिए कहीं चाहिए होगा, तो इसी में एक प्रॉपर्टी आप अटैच कर देंगे, क्या? टाइप। और टाइप इक्वल आप क्या कर दोगे? सर्कल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सर्कल। अब आप जितने भी एलआई लिखोगे वो सारे एलआई में ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे आपके? उसके आगे डिस्क बनने के बजाय क्या बन जाएंगे? सर्कल बन जाएंगे। डिस्क बनने के बजाय क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा, ठीक है। और अगर इसी की जगह पर आप क्या मेंशन कर देंगे? स्क्वायर, तो आपका क्या आ जाएगा? और अगर डिस्क मेंशन कर देंगे तो फिर से क्या होगा? पहला वाला। मतलब डिस्क मेंशन करिए या ना करिए, बाय डिफॉल्ट डिस्क ही आता है, ठीक। ये हो गया आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने का टाइम। सर एक बार अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो आपने यूएल लिखा है वो बताइए। अनऑर्डर्ड लिस्ट ही होता है वो, हाँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट, हाँ वही है। उसी में आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट यूएल से डिफाइंड हो गया कि ये लिस्ट जो बनेगी अनऑर्डर्ड लिस्ट बनेगी। अब उसमें एलआई ऑटोमेटिक डिफाइन हो गया। मतलब जब भी हम लोगों को कोई भी इंडेक्सिंग करनी हो, जब भी आपको लिस्ट बनानी हो, कोई भी लिस्ट बनाना, कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं, पॉइंट्स, पॉइंट देने हैं, तो आप पहले यूएल लगाइए, एलआई क्या नाम है, दूसरा एलआई क्या नाम है, तीसरा एलआई क्या नाम है, फिर जब आपकी लिस्टिंग खत्म हो जाए यूएल बंद कर दीजिए, बस। एलआई मतलब एक लिस्ट बार-बार लगाना हो, जब हम लोगों को एलआई हर लाइन में है, हर लाइन है। और जब हम लोग को सर्किल स्क्वायर लगाना हो तो टाइप लगा के इक्वल्स टू करके प्रॉपर्टी को लिखिए। नीचे वाला हो गया। यस सर। अब जैसे जाहिर सी बात है, अगर आपने ऑर्डर अनऑर्डर्ड लिस्ट लगाई तो आपके दिमाग में 1 2 3 ABCD वाला भी चल रहा होगा, रोमन वाला भी चलेगा। तो सिमिलर यही है, बस उसमें क्या होगा? एलआई उसमें भी यूज होना है, बस यूएल की जगह पे ओएल आ जाएगा, यूएल की जगह पर ओएल आ जाएगा, ऑर्डर्ड लिस्ट। और ऑर्डर लिस्ट आप किसको कहोगे? इसमें नंबर एबीसीडी है। इसे कहोगे ना, इसी को आप ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। तो नेक्स्ट टैग जो है वो किसका है? ऑर्डर्ड लिस्ट का है। और ऑर्डर लिस्ट का जो टैग होता है वो क्या है आपका? ओएल टैग। क्या है? ओएल टैग। अब इसमें भी यही मेंशन कर दे रहे हैं, अगर बाय डिफॉल्ट ओएल के साथ हम एलआई लगाते हैं तो ऑटोमेटिक क्या आएगा? नंबर वाला आएगा। कौन सा आएगा? नंबर वाला आएगा।
अब ये 3 हम खाली बतौर एग्जांपल लिख रहे हैं, बाकी जितनी एलआई की रिक्वायरमेंट होगी आप उतने लिखते जाएंगे। ठीक, ये बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉर्मेट देगा? ये वो नंबर बाय डिफॉल्ट आपका नंबर देगा। अगर आपको एबीसीडी और ये सब वाले लाने हैं तो आप इसी में चेंज कर देंगे, इसमें भी ओएल और टाइप इक्वल क्या लिख दीजिए? कैपिटल ए। ठीक है, अब ये नीचे हम ऊपर नीचे भी लिख देंगे, ऊपर कैपिटल ए लिख दीजिए और फिर एलआई लगाते चले जाइए। ऐसे स्मॉल है रोमन में स्मॉल आई कैपिटल आई लिख दीजिएगा, क्योंकि रोमन आपका क्या होता है? अच्छा ही होता है। ठीक है, एलआई है ये सब जगह, सीआई या ईआई मत समझिएगा आप लोग, एलआई लिस्ट। स्मॉल ए लिख देंगे, कैपिटल और क्या है रोमन लिख देंगे, कैपिटल आई लिख देंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली क्या करेगा? वो ए बी सी डी या कैपिटल ए से या नंबर से, नंबर लिखना होगा वैसे तो बाय डिफॉल्ट आ जाता है, तो 1 लिख देंगे तो भी आपका क्या होगा? नंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर पूछ लिया ऑर्डर लिस्ट का टैग कैसे स्टार्ट होता है, तो ओएल के साथ, और अनऑर्डर्ड के किसके साथ? टाइप मेंशन करेगा तो टाइप पूछ लेगा कि कैसे क्या। अगर मान लीजिए कहीं पूछ लिया ऑप्शन में कि अगर टाइप बराबर रोमन में आई लिखा है तो लिस्ट कैसे बनेगी, तो रोमन में बनेगी। बस ये हो गया। इसके बाद है डिफिनीशन लिस्ट। सेंटर नोट कर लिया ना? जी सर। क्योंकि वो बाद में सीखता है। अगला है डिफिनीशन लिस्ट। जैसे कहीं क्या हो कि तमाम सारी अलग अलग पॉइंट्स की अलग अलग चीजों की डिफिनीशन बनानी हो, आप डिफिनीशन लिस्ट जब होती है ऊपर हेडिंग होता है, नीचे उसके बारे में होता है, फिर हेडिंग होता है, फिर बारे में होता है, फिर हेडिंग होता है, फिर बारे में होता है। तो उसके लिए हम डिफिनीशन लिस्ट टैग का यूज करते हैं, और डिफिनीशन लिस्ट का जो टैग होता है वो डीएल टैग होता है। क्या होता है? डीएल टैग। ठीक, अब उस डिफिनीशन लिस्ट में ऐसे तमाम सारे आएंगे, उस डिफिनीशन लिस्ट में आपका डीटी टैग यूज होता है। क्या यूज होता है? डीटी। डिफिनीशन का नेम, टाइटल, मतलब जो डिफिनीशन टेक्स्ट, तो ये डिफिनीशन का टेक्स्ट टाइप नेम, टाइटल कह सकते हो। ये किसके लिए होता है? टाइटल के लिए होता है। किसके लिए? नेम कह सकते हो या डिफिनीशन टर्म कह सकते हो कि कौन से टर्म को डिफाइन कर रहे हो आप, उसको डीटी के साथ लिखते हैं। और उस डिफिनीशन का डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए किस टैग का यूज करेंगे? डीडी का यूज करेंगे। एग्जाम्पल इस तरह से आप देख लीजिए, कुछ इस तरह से यूज करेंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे? डीएल। डीएल लगाएंगे और डीएल सबसे आखिरी में एक बार बंद होगा, बाकी सब बार बार जब आवश्यकता अनुसार ओपन। मान लेते हैं पहली हेडिंग हम लगा रहे हैं डीटी का, हम डिफाइन कर रहे हैं किसको? एनालॉग कंप्यूटर को। किसे? एनालॉग कंप्यूटर हमने यहां मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे डीटी को क्या करेंगे? बंद कर देंगे। ठीक, अब इस एनालॉग के बारे में डिफाइन करना चाहते हैं तो डीडी लिखिए। ठीक, क्या लिखिए? डीडी। अब अपनी इसकी डिफिनीशन आप क्या करिए? मेंशन कर दीजिए। ठीक, अब दूसरा हेडिंग, दूसरा डिफिनीशन चाहते हैं दूसरे किसी की, किसकी? डिजिटल कंप्यूटर की, तो डिजिटल कंप्यूटर लिख दीजिए। अपने आप इसमें अपने आप अलाइनमेंट सेट हो जाएगा, मतलब यहाँ इंडेंटेशन वाली कोई वो नहीं है। यहाँ नहीं, आउटपुट में अपने आप चीजें इधर उधर शिफ्ट होकर के आ जाएंगी, यही इसको खास बनाता है। डीटी और डीडी, फिर डिफिनीशन डिस्क्रिप्शन लिख दिया आपने, मान लीजिए 2 लिखा। अब 2 हेडिंग हमने लिख दी, अब डीएल को क्या कर दीजिए अंत में। तो जो आउटपुट आएगा
वो कुछ ऐसा है, एनालॉग लिखा होगा इसके बारे में डिटेल्स, डिजिटल लिखा होगा इसके बारे में। तो सर एनालॉग कोई बोल्ड वोल्ड में होगा कि नॉर्मल अपने आप फॉर्मेट में आ जाएगा, बाकी बोल्ड वगैरह लगा दूंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक करके देख लीजिए, तब फिर आगे बढ़े। आप लोग नोट कर लीजिएगा, बता दीजिएगा, हम सिस्टम पे मतलब लाइव चले जाएंगे सिस्टम से। एस्टिमल हेड टाइटल बॉडी रहेगा, मतलब कल जो आपने लिखा था उस वो जितना आपने एस्टिमल टाइटल, एस्टिमल हेड टाइटल बॉडी और बॉडी क्लोज हेड एस्टिमल क्लोज, इतना तो आपको लिखना ही लिखना है। उसके बॉडी के अंदर आप ये आज वाली सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। हो गया? Yes, sir. सिस्टम पे लाइव जा रहे हैं हम, क्योंकि जैसे वहां लाइव जाएंगे स्क्रीन चली जाएगी ये वाली। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? Yes, sir. सबसे पहले एस्टिमल लिखते ही लिखते हैं हम लोग, और फिर क्या लिखते हैं? हेड लिखते हैं। फिर हम हेड को क्लोज करके और फिर उसी के बीच में क्या लिखते हैं, मेंशन करते हैं टाइटल। टाइटल में अंदर जो मन करे वो लिखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टाइटल नेम में अंदर चाहे जैसे लिखिए, टाइटल टैग क्लोज करने के बाद अंदर चाहे जो लिखिए, बस उस टैग में कोई छेड़खानी मत करना। टाइटल बंद कर दिया हमने। अब इसके बाद हम बॉडी ओपन कर लेते हैं। पहला टैग क्या लिखवाया है आज के लिए? IMG। अब देखिए इमेज का क्या होना है कि इमेज आपके पास होना भी जरूरी है। तो इमेज जिस लोकेशन पर होगा, हाँ, जिस लोकेशन पर आपका इमेज होगा उसी लोकेशन पर आप अपनी HTML फाइल को सेव करेंगे, ताकि पाथ का गड़बड़ ना होने पाए। नहीं तो आएगा जरूर, लेकिन पाथ गड़बड़ हो जाएगा तो दिखेगा नहीं इमेज पर। अब आप लोग देख लीजिए ऑनलाइन में, ये हमारे पास एक इमेज यहाँ पर है, सरकारी रिजल्ट करके इमेज दिख रहा है, इसी इमेज को हम लोग लगाने वाले हैं। अब रही बात इस इमेज की प्रॉपर्टी कैसे चेक करें कि PNG है कि JPG है, तो उस इमेज पर लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक प्रॉपर्टीज में जाके चेक कर सकते हैं। तो लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक प्रॉपर्टीज में जाके चेक कर लेंगे। यहाँ इमेज का नाम क्या दिखा रहा है, लास्ट में .png दिखा रहा है, तो हम इस नाम के साथ और ये .png लगाएंगे। ठीक है, तो हम इस नाम को कॉपी कर ले रहे हैं, यहाँ से Ctrl+C प्रेस कर दिया है। अब हम यहाँ चलते हैं और इमेज वाला लगाते हैं। सबसे पहले IMG टैग बताया था हमने, फिर क्या बताया था, SRC, क्या बताया था, SRC सोर्स इक्वल टू इन्वर्टेड कोट्स में इमेज का नाम लिख दिया और एक्सटेंशन लगा दिया, बंद कर दिया। पहले इतना ही लगाते हैं, हाइट विड्थ हम नहीं लगाएंगे।
डेस्कटॉप पे देखो कोई इमेज है, कोई इमेज है डेस्कटॉप में? नहीं है। पिक्चर में चले जाओ, माय कंप्यूटर में जाओ, पिक्चर में जाके वहां से कोई पिक्चर से कोई भी एक फोटो कॉपी कर लो। माय कंप्यूटर को विंडोज ई, राइट से विंडोज ई करो, माय कंप्यूटर खोलो, पिक्चर लेफ्ट साइड में पिक्चर देखो। सर ऐसे हाँ, इसको कॉपी कर लो डेस्कटॉप पे, कंट्रोल सी करो, कंट्रोल वी करके डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लो। आप लोग देखिएगा यहाँ पर ये फाइल हमने अभी सेव की है, इसको हम ओपन कर ले रहे हैं क्रोम के साथ। ये देखिए इमेज आया कि नहीं आया? ये आपकी फाइल, हमारी फाइल यही है asa.html, ये हमारे सामने इमेज आ गया। अब इस इमेज की हाइट विड्थ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो HEIGHT हाइट बराबर इन्वर्टेड कॉमा में कुछ ज्यादा पिक्सल दे रहे हैं, 500 पिक्सल लिख दे रहे हैं, स्पेस विड्थ बराबर इन्वर्टेड कॉमा में वो भी हम 500 ले रहे हैं। आप चाहें तो और बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का सेम होना जरूरी नहीं है। सेव किया, अब आप इमेज की साइज देखेंगे बड़ा हो गया। इस इमेज के ऊपर जैसे ऐसे माउस ले जाने पर चाहते हैं कि सरकारी रिजल्ट वगैरह दिख जाए तो आप टाइटल अटैच कर दीजिए। टाइटल इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में हम आप लोगों में से किसी का नाम अटैच कर दे रहे हैं, लिख दिया। यहां देखिए माउस के साथ कर्सर के साथ देखिए दिख रहा है, तो जो टाइटल लिखा था इमेज में वो इसीलिए लिखा था। अल्ट ALT वाला अगर इमेज दिख रहा होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि ALT का मतलब क्या है। उसके लिए इमेज का ना दिखना जरूरी होता है, तो उसके लिए इमेज के नाम में थोड़ा सा मिस्टेक कर दीजिएगा, काम पता। ALT इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ नाम लिख दे रहे हैं क्या, सरकारी रिजल्ट आएगा नहीं? हाइट में हाइट विड्थ लगाओ, मेंशन करो, हाइट बराबर समथिंग लिख दो, पिक्सल 400 पिक्सल, 500 पिक्सल, 200 पिक्सल, जो भी मन करे। रिजल्ट अब आप देखिए टाइटल वाला हम लोगों को दिख रहा है, इमेज की हाइट विड्थ हो गई, बट वो अल्टरनेट वाला टेक्स्ट नहीं दिख रहा है। उसके लिए हम इमेज का नाम गड़बड़ कर देते हैं। इमेज का नाम ये था, इस पे ये हटा देते हैं, एरर हो गया। अब जब इमेज नहीं दिखेगा, मैंने यही बोला था अल्टरनेट टेक्स्ट तब दिखेगा जब इमेज आपका नहीं दिखेगा। अब देखिए इमेज के नाम में मैंने सरकारी रिजल्ट लिखा था, वो यहाँ दिखा कि नहीं दिखा? अब इसकी जगह पे अगर आप यहाँ इसकी जगह पे हम कोई नाम भी किसी का लिख दें तो भी हमको दिखाएगा। तो जैसे ही इमेज का पाथ हम सही करेंगे वो हिडन हो जाएगा, इमेज दिख जाएगा तो नहीं दिखेगा। ये आपको अगर कहीं भी अगर गूगल इमेज ना दिखने वाली सिचुएशन में होता है, काम चल जाएगा, बंद करना आ जाएगा। बॉडी स्लैश एचटीएमएल सेव करो समथिंग डॉट एचटीएमएल के साथ, बॉडी फिर एचटीएमएल को छोड़ो। इतना हो गया अनुष्का, अनुज? इसके बाद कौन सा टैग बताया था? हिंदी के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन। अब जैसे अगर लाइन तो हमें सीधा एचआर लिख देना, काम खत्म। नीचे देख पा रहे होंगे एक लाइन आ गई आपकी, जहां भी कर्सर होगा वहीं पर एक लाइन आ जाएगी। जितनी बार एचआर लगाएंगे उतनी बार आपका लाइन आ जाएगा। उन दोनों के बीच में कोई कंटेंट लिख देंगे तो कंटेंट के ऊपर नीचे पूरे पेज में लाइन आ जाएगी। इसके बाद क्या था, लाइन ब्रेक। अब देख रहे हैं कि हम यहाँ इंटर करके उत्तर प्रदेश लिख रहे हैं, तो यहाँ तो ऊपर नीचे आ रहा है। सेव कर दिए, रन करो, डेस्कटॉप पे जाओ जहाँ सेव किए हो। लेकिन यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश लखनऊ अगल बगल आ रहा है। अगर उत्तर प्रदेश को लाइन ब्रेक करना है तो दोनों के बीच में BR लगा दो।
इतने लगाया आपने? टाइटल लगाया नहीं आपने? टाइटल वो हाँ टाइटल ऊपर दिया है, इस इमेज में टाइटल आपने नहीं लगाया ना। यहाँ पे अब अभी हाइट दिया है, अब फिट दे दे तो फिट कंट्रोल फिट दे दे कैसे बाकी तो हाइट हो जाएगा। हाइट भी सही करो। HEIGST है, HEIGST। ब्रेक का मतलब समझ में आया? दोबारा सेव करना पड़ेगा इसको। यहाँ करो कंट्रोल एस करो बस, वो सेव एज पूरा नहीं करना पड़ेगा, खाली कंट्रोल एस करोगे, जो एडिट करोगे चेंज हो जाएगा, फिर जाके उसको रिफ्रेश कर लो पेज को। दो लाइन पे बैक हो गया। इसके बाद क्या था? BR टैग के बाद क्या बताया था? ऑनलाइन बताएं। सर लाइन पैराग्राफ। ब्रेक, पैराग्राफ, करेक्ट। पैराग्राफ में कुछ नहीं करना है, अब जो भी मैटर है ऐसे लिखते चले जाओ। पैराग्राफ बंद कर दो, और अगर एक पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ ओपन करेंगे ऑटोमेटिक लाइन ब्रेक हो जाता है, क्योंकि पैराग्राफ वैसे भी लाइन ब्रेक करके अगला स्टार्ट होता है। तो पैराग्राफ की खासियत यही है। नॉर्मली अगर आप विदाउट पैराग्राफ लिखेंगे कंटेंट तो ऑटोमेटिक लाइन ब्रेक नहीं होंगे, लाइन ब्रेक लगाना पड़ेगा। लेकिन पैराग्राफ में ऑटोमेटिकली क्या होता है? लाइन ब्रेक हो जाता है। आप देखेंगे दो लाइनें हमने दो अलग अलग पैरा यूज किए थे, प्रॉपर स्पेस के साथ आपका मेंशन हुआ। पैराग्राफ के बाद कौन सा टेक्स्ट था भाई? कौन सा टैग था? लार्जेस्ट हेडिंग। अच्छा, लार्जेस्ट हेडिंग H1 H2 वाला। अब हम लगातार यूज कर ले रहे हैं, और अंदर हम कंटेंट लार्जेस्ट हेडिंग भी लिख दे रहे हैं। आप लोग कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन अंदर हम वही लिख रहे हैं, लार्जेस्ट हेडिंग H1 के साथ। अब ऐसे ही H2 भी लिख दे रहे हैं। माउस ले जाने पर, माउस ले जाओ, माउस छोड़ दो, नहीं आ रहा। टाइटल बराबर अंदर लिखना, टाइटल बराबर करके नोट फॉर्म मेंशन किया नोटपैड पे, ALT बराबर टाइटल बराबर टाइटल दिया है। नहीं, टाइटल इक्वल टू नोट फॉर्म लिखा है? नहीं लिखा, कुछ कहीं गड़बड़ होगा तभी नहीं आ रहा। इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेना 6 बार, 4 बार हो। करने के लिए कुछ लिखना पड़ेगा। कुछ नहीं, HR लिखो, HR लिख करके जाके वहां पेज को रिफ्रेश कर लो। उस पेज में अगर पूरे पेज में लाइन आ गई, इसका मतलब आपका HR काम कर गया। बार बार पेज बंद मत करो, इसको नीचे देखो आ गया ना, बार इसको बंद मत करो, बार क्लोज मत करो, हाँ रिफ्रेश करा करो। लाइन ब्रेक कर देना क्या तुम लोग लाइट हाउस के बाद? मतलब करने की जरूरत नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक लाइन लिखी है। चलो वो मैंने अपने उसके लिए दिया था ताकि वो ना हो। एक लाइन लिखी रहेगा, हाँ ये लाइन पूरा इमेज का है, ये भी तो दिक्कत है, लेकिन कहीं गलती से इधर स्पेस चक्कर में गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, बिना इनवर्ट कॉमा के भी काम कर जाएगा, बट आदत आप इनवर्ट कोड को लिखने की ही डालें। हेडिंग वाला समझ में आ गया? लार्जेस्ट हेडिंग, सेकंड लार्जेस्ट हेडिंग ऑनलाइन में। यस सर। कि जैसे जैसे आप, जैसे अगर इतनी बड़ी हेडिंग की जरूरत पड़ती है तो आप H1 यूज करके लिख लीजिए, अगर उससे छोटी जरूरत पड़ती है तो H2 यूज करके लिख लीजिए, S3 ऐसे करके यूज कर लीजिए। लाइन ब्रेक, जैसे कहीं अपना नाम लिखो, रुद्रांश पूरा नाम लिखो, हाँ नोटपैड में पूरा नाम लिखो, और तुम यहाँ इस नाम में क्या लिखो ना, रुद्रांश मोहन सिंह, तो रुद्रांश इंटर मोहन इंटर सिंह, यहाँ लाइन ऊपर नीचे करके लिखो, और क्या देखो तुम्हारा वहां ऊपर नीचे हो रहा है। अगर ऊपर नीचे आ गया तो इसका मतलब तुम्हें BR यूज करने की जरूरत नहीं है, और अगर तुम्हारे यहाँ इंटर करने के बावजूद भी नहीं नीचे ऊपर हो रहा है, इसका मतलब जब तुम्हें लाइन ब्रेक करना होगा तो वहां BR टैग लगा देगा।
इसके बाद H1 के बाद क्या था शायद, लिस्ट वाला था क्या, अनऑर्डर्ड लिस्ट वाला? तो H1 के बाद सेंटर था। सेंटर था, H1 के बाद सेंटर टैग था। अगर किसी भी चीज को सेंटर में लाना हो, अभी हम वही मीनिंग में लिख दे रहे हैं। सबसे बीच में देखिए, पीछे आ गया। इस इमेज को अगर बीच में लाना हो तो हम इस इमेज के पहले भी हम लोग लगा सकते हैं, जैसे ये इमेज है और यहां इमेज हमारा खत्म हुआ, इमेज बीच में आ गया। अगर आपको पूरा कंटेंट ही बीच में लाना है तो इस सेंटर टैग को सबसे आखिरी में बंद करो। पूरा इंटायर पेज आपका सेंटर में आ जाएगा। तो आपकी अपनी वो नीड है कि कैसे आपको कहां कौन सी लाइन, कौन सा पैराग्राफ सेंटर में करना है। इसको हटा दे रहे हैं, पूरे वाले पेज को हम हटा दे रहे हैं। इसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट वाला है, तो हम हेडिंग डाल के अब लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए पहला मैंने बताया था यूएल। यूएल लिखिए, एलआई लिखते जाइए। एलआई में पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, जो भी आपको लिखना हो। अब जितने पॉइंट्स आपको बढ़ाने हैं उतनी बार आप इसको खाली कंटेंट चेंज करना होगा। हम पेस्ट कर दे रहे हैं, मान लीजिए 6-7 पॉइंट हो गए। अब यूएल को क्लोज कर दीजिए स्लैश के साथ, सेव कर लेंगे, प्रोडक्ट वैसे बन जाएगा आपका। अनऑर्डर्ड लिस्ट प्रोडक्ट से बन गया। अब इसी चीज को अब हमें क्या करना है, अब जैसे अगर आप सिस्टम पे करें तो कॉपी पेस्ट का सहारा ले सकते हैं आप। हम पूरा कॉपी करते हैं और फिर इसी के नीचे हम पेस्ट करते हैं। अब की बार यूएल में टाइप जोड़ देते हैं, टाइप इक्वल टू क्या लिख देते हैं, सर्कल। फिर एक बार हम पेस्ट कर लेते हैं इसी पूरे को, बस लिख दीजिए। अगर पैराग्राफ में लाइन चीजें लिख के आ गए तो मतलब पता नहीं चलेगा, वहां नहीं पता चलेगा पैरा में है, लेकिन वो अपने आप स्पेस बना लेगा आगे पीछे। अगर बन गया मतलब वो चीजें पैरा, क्योंकि एक लाइन में, 2 लाइन में हम लोग पैराग्राफ कैसे पहचान पाएंगे। लिखो, कोड लिखो, H1 लगा के बीच में कुछ लिख दो। अगर वो बड़ा आ गया, H2 लगा, उससे छोटा आ गया, H3 लगा, उससे छोटा हो गया, तो समझ जाओ कि बड़ी हेडिंग छोटी हेडिंग होती है चली जा रही है। तो जब जहां बड़ी हेडिंग की जरूरत पड़ेगी तो आप लगा लेंगे। ये देखो, डिस्क, सर्कल और आपका क्या बन गया, स्क्वायर। यही मैंने, अगर हम टाइप इक्वल टू डिस्क लिख भी दें तब भी आपका डिस्क ही रहेगा। देखिए पहला वाला तब भी सर्कल ही है आपका। अगर नंबर में करना है, अब चूंकि अब हम यूएल यूज कर चुके हैं तो हम इसी को कॉपी करके बस यूएल को क्या बना दें, चलना है यूएल को हम ओएल बना देंगे और टाइप हटा दे रहे हैं। अपने आप देखेंगे ओएल लिखते ही अपने आप वो एलआई सभी किसमें हो जाएंगे, नंबर में हो जाएंगे। और जितनी एलआई बढ़ाते जाएंगे सिक्वेंसली वो अपने आप स्टार्ट होता चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर में करना है, ऐसे अलग अलग नंबर आप जाकर के आप टाइप मेंशन कर दीजिए बस। पहला ओएल हो गया सिंपल। अब इस ओएल में टाइप बराबर कैपिटल ए मेंशन कर देना। नेक्स्ट वाले में टाइप इक्वल टू
स्मॉल ए कर दे रहे हैं। एक और क्या बताया था, रोमन में बताया था। तो टाइप इक्वल टू, अब चाहे स्मॉल आई लिख दीजिए चाहे कैपिटल आई लिख दीजिए, अपने आप रोमन का वही होता है। स्क्वायर और यूएल बनते हो लास्ट में, स्क्वायर के बाद ओपन वाला था ऊपर नीचे हाँ आ रहा था लेकिन गलत था, वो आगे से प्रॉब्लम कर देता नीचे, जब उसके बाद कुछ लगा, जब नीचे कुछ लगा तो गलत हो जाता है। ठीक है, ये ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट आपका हो गया। लास्ट में शायद मैंने डिफिनीशन लिस्ट बताई थी। यस सर। तो डिफिनीशन लिस्ट के लिए फिर हेडिंग हम लिख दे रहे हैं, डिफिनीशन लिस्ट, ताकि हम आप समझ पाए। डिफिनीशन लिस्ट, टैग का नाम जान ही रहे, डीएल था। अब अगर मान लीजिए हमें लिखना है डीएल, सबसे पहले ओपन कर लें। अब पहला डिफिनीशन मुझे किसी का लिखना है, उसका हेडिंग डाल देते हैं क्या, एनालॉग कंप्यूटर, और डीटी बंद कर देते हैं। अब इस एनालॉग कंप्यूटर के बारे में कुछ लाइन, कुछ शब्द लिखने हैं मुझे। बंद कर दिया। अब यही चीज हम 2-3 बार पेस्ट कर दे रहे हैं, खाली बाद में आप लोग मैटर बदल दीजिएगा तो हो जाएगा अपने आप। अब लास्ट में डीएल को बंद कर देंगे। अब इसका आउटपुट देखते हैं कि कैसा आता है। देखिए एनालॉग कंप्यूटर, इसके बारे में ऑटोमेटिक इतना जगह अपने आप छोड़ दे। भाई जब भी कोई हेडिंग हम लिखते हैं डिफिनीशन में, तो अपने आप क्या करते हैं, थोड़ा सा जगह छोड़ के तब स्टार्ट करते हैं ना अगली लाइन। तो उसी तरह से अपने आप इसने बना। अब इसको कोई कहता है सर मुझे बोल्ड करना है, मुझे इटैलिक करना है, तो भाई आपको टैग मालूम है, लगा दो आप। आपको बी टैग मालूम है, लगा दीजिए इसके पहले। आपको कहीं कुछ और लगाना है, आपको बी टैग लगा दीजिए, अपने आप बोल्ड हो जाएगा। H1 लगा दीजिए, H2 लगा दीजिए, जो मर्जी आए वो टैग आप लगा देंगे, तो उस पर वो इफेक्ट अपने आप क्या होगा, आपका अप्लाई हो जाएगा। इतना ही बताया था ना आज। और कल क्या बताया था, कल वाला तो हो ही गया था शायद, कुछ किया था किसी ने। सब स्क्रिप्ट वाला चलो हम एक बार यहाँ करके दिखा भी दे रहे हैं। किसी को मान लीजिए 10th 12th अगर चाहिए होता है कि कहीं 10th लिखना है, सपोज हम यहाँ लिखे बी या H1 लिख ले रहे हैं, H1 10 लिख दे रहे हैं। अब हम PH चाहते हैं पावर के रूप में चला जाए, तो हम SUP लगा देते हैं और फिर PH लिख देते हैं, और SUP को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और फिर H1 बंद कर देते हैं। आउटपुट देख लीजिएगा। आ गया अपने आप। अगर इसी तरह से हमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाला अगर लिखना है, तो इसको H1 रहने देते हैं, यहाँ पे इसको CO बाहर लिख लेते हैं, इसको B बना देते हैं सब, और इसमें जगह पे क्या लिख देते हैं हम लोग, 2 लिख देते हैं। सेव करके चेक करेंगे तो आउटपुट में CO2 आ गया। तो जब इस तरह से किसी टेक्स्ट को कहीं पावर में या नीचे लिखना हो तो हम इसका यूज कर लेते हैं। एक आपका है कहीं अगर काटना हो कुछ, जैसे मान लीजिए फिजिकल है, यहाँ लिखा हुआ है, ये देख लीजिए, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। आपका क्या किया, स्ट्राइक टैग क्या किया, जो भी आपका टेक्स्ट था उस टेक्स्ट के बीच में लाइन एक ड्रॉ कर दिया। आप लोग एक टैग नोट कर लीजिएगा, और स्ट्राइक टैग STRIKE, करेक्ट, स्ट्राइक टैग STRIKE, स्ट्राइक टैग STRIKE एंग्लो ब्रैकेट में रहता है। यस हाँ, एंग्लो ब्रैकेट में स्ट्राइक STRIKE, स्ट्राइक टैग। इसका यूज टू ड्रॉ अ
लाइन, हाँ, थ्रू टेक्स्ट या मिडिल ऑफ टेक्स्ट, यूज टू ड्रॉ अ लाइन मिडिल ऑफ टेक्स्ट, यूज टू ड्रॉ अ लाइन मिडिल ऑफ टेक्स्ट। ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है, बीच मतलब क्रॉस आ जाएगा बस, जैसे वो पहले ABC करके आप लोगों ने प्रैक्टिकली पढ़ा था उसमें लिब्रे ऑफिस वाले सॉफ्टवेयर में, वही आपका है। अब इससे जैसे किसी को रिज्यूम वगैरह बनाना हो, जितना बताया है, इससे आप जो रिज्यूम का फॉर्मेट होता है उसे बना सकते हैं। भाई रिज्यूम के फॉर्मेट में क्या होता है, एक आपका पेज के बीचों बीच रिज्यूम लिखा होता है, हेडिंग में CV लिखा होता है, बीच में आता है, तो H1 लगाइए, सेंटर लगाइए, आ गया। फिर लेफ्ट साइड में आपका नाम लिखा होता है, पिताजी का नाम, पता लिखा होता है, फिर एक पूरा पेज में नीचे लाइन होती है, HR लगा दीजिए, यही तो होता है। फिर आप कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, हेडिंग में ऑब्जेक्टिव लिखते हैं कुछ ऐसा, ऑब्जेक्टिव को बोल्ड कर लीजिए, जो नॉर्मल पैराग्राफ ऑब्जेक्टिव पी टैग यूज कर लीजिए, फिर बोल्ड, फिर पी, ऐसे करके आप लिखते चले जाइए। एक जो रिज्यूम का फॉर्मेट होता है उसे आप आसानी से यहाँ बना सकते हैं, सिंपल रिज्यूम। अब क्रिएटिविटी, जैसे कोई चाहता है कि फोटो भी चाहिए, मन मुताबिक फोटो को एडजस्ट कर लें, फोटो तो लगा लोगे लेकिन फोटो को मन मुताबिक जगह पे लाने के लिए मुझे CSS बनाना पड़ेगा, वो भी होगा। लेकिन अभी इतना आपका कम से कम रिज्यूम इंडेक्स मतलब इमेज का नाम लिखा डॉट JPG में लिखिए तो बस वो दिखा रहा है, इंटरनेट टेक्स्ट दिखा रहा है, इमेज को नहीं दिखा रहा है। इमेज का जो ऑर्डर इमेज है वो करवा कहाँ रहे है, हैं। इस इमेज जो इमेज को यहाँ कॉपी की उसको कॉपी करो, इसको बाहर कॉपी करो, इसको कॉपी करके जहाँ तुम्हारी HTML पर कॉपी करना, कॉपी करो, कंट्रोल C किया, ऑर्डर लिस्ट में हाँ OL लगाए, ओएल लगाया है, पूरा यूएल वाला किया तो पूरा सही हुआ है। हाँ। मैं स्क्वायर लगा तो स्क्वायर वाला क्या आ रहा तो है? UL टाइप लगा है क्या, हाँ, टाइप बता, OL में टाइप लगाए हो, ओएल में टाइप ए कर दिए हैं। टाइप बराबर इन्वर्टेड कॉमा में ये, ए और OL बंद हो गया राइट साइड में, ओएल बंद कर LI लगाए हो, यस सर लगाया, तो बंद, OL बंद किया, यस सर बंद किया। हाँ वो सेव बंद फिर से देखो तो आएगा, कॉपी करके उसी लोकेशन पे पेस्ट कर दो, दिख जाएगा इमेज। ये वैसे ही आ रहा है, ये डॉट लगाएंगे ये बंद कर रहा है। ऊपर वाला यूएल तभी दिखाएगा। अरे वो उसका सोर्स चाहिए, वो टेस्ट जब अपनी ये जो है इसको जब बाहर पेश कर तो वो काफी पाथ गर्ड, देखो जब भी इमेज, अगर आप लोग इमेज लगा रहे हैं और आपका इमेज दिख नहीं रहा, इमेज का आइकन बन के आ गया, इसका मतलब ये समझ जाओ कि आपका इमेज लगाने का तरीका टैग सही, इमेज का पाथ गड़बड़ है, या इमेज का नाम गड़बड़ है, या इमेज का एक्सटेंशन गड़बड़ है। भाई पाथ फाइल कहीं और है, वो इमेज कहीं और है, डेफिनेटली गड़बड़ होगा। इमेज का नाम गड़बड़ होगा तो भी नहीं दिखेगा। पता चला इमेज आपका JPG है, आप लगाए PNG हो तो भी नहीं दिखेगा। जब इमेज का आइकन और ना खुलने वाला इमेज बन के आ जाए तो आप समझ जाओ कि आपका इमेज के नाम में, सोर्स में गड़बड़ी है। बाकी और क्या, इमेज कैनरा डेस्कटॉप पे पेस्ट कर, उसके बाद आप शो है, क्योंकि पाथ दोनों सेम हो गया ना, जो तुम्हारी HTML फाइल है, तुम्हारा इमेज दोनों एक लोकेशन पे हो गया। उस समय भी खुलता, लेकिन उस समय मुझे उसका पूरा URL देना पड़ता है उसी लोकेशन से, तब आपका लोकेशन कैसे होता है, C: यूजर्स करके जो देते हैं उस तरह से देते, अभी आ जाता फटाक से। इतना कर लिया, इसमें कोई दिक्कत किसी को? इमेज वाले में दिक्कत हो रही है, किसमें, इमेज वाले में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर इमेज खुल नहीं रही है। ऐसे आ रहा है, इस तरह से बन के आ रहा है। यस सर, यस सर। आपका इमेज किस लोकेशन पर है? इमेज और जो आपकी HTML फाइल है वो दोनों सेम लोकेशन पर है या नहीं? यस सर, जो आपका इमेज है, जिस इमेज को आप लगा रही हो, यस सर। वह इमेज और आपका जो HTML फाइल जो आपने बनाया है वो दोनों क्या सेम लोकेशन पर हैं? नहीं सर। बस जैसे ऐसा ना हो कि आपका ये जैसे इमेज यहाँ है, पिक्चर यहाँ रखी Yes, हो sir. इमेज को, और आपका जो HTML फाइल वो डेस्कटॉप पे है, और यहाँ से नाम कॉपी करके डेस्कटॉप पे लगाओगे तब एरर आएगा। तो Okay, आप एक sir. काम करो, जो इमेज आप लगा रही हो जहाँ से, उस इमेज को ऐसे Yes. मान लो अगर यहाँ से ले रही हो तो इस इमेज को ऐसे कॉपी करो, और जो आपकी HTML फाइल जिस नाम से आपने सेव की है वहीं पे लाके पेस्ट कर दो।
अब ये फाइल और ये फाइल दोनों एक जगह पे हो गई, अब आपका प्रोडक्ट से खुल जाएगा। नहीं Yes, sir. होता खुल तो गया. खुल गया ना, ठीक। Yes, sir. इमेज की हाइट को, विड्थ को अपने अकॉर्डिंग आप कंट्रोल कर सकते हैं। 500 पिक्सल, परसेंट याद रखना, परसेंट बहुत बड़ा होता है। मतलब जब परसेंट, जैसे मान लो अगर 500% कर दोगे तो बहुत बड़ा इमेज आ जाएगा। इस नाते 500 पिक्सल बहुत छोटा है, 500%। तो पिक्सल में लिखना ज्यादा होता है, अच्छा होता है। परसेंट लिखिए, जैसे 50% लिखेंगे तो जितनी इमेज की हाइट होगी उसका 50% आपको दिखाएगा। एक और टैग नोट कर लीजिए आप लोग, मार्क टैग। मार्क टैग, MARK, एंगुलर ब्रैकेट में मार्क लिखना है आपको। हाईलाइट करेगा, लिख लीजिएगा। मार्क टैग में लिख लीजिए कि क्या करेगा। इट इज यूज्ड टू हाईलाइट द टेक्स्ट। इट इज यूज्ड टू हाईलाइट द टेक्स्ट। चिन्हित, मार्क मतलब चिन्हित करना होता है ये। अब जैसे आपके पैराग्राफ में जो शब्द जैसे हाईलाइटर नहीं करते हैं, जो शब्द आपको लोग मुझे इसको डार्क हाईलाइट दिखना है पीले कलर में, तो उस शब्द के पहले मार्क को लगाओ और उस शब्द के बाद मार्क को बंद कर दो। MARK है, याद रखिएगा। इस नीचे वाले पैराग्राफ पे हम लोग की नजर होगी इस स्क्रीन पर। पैराग्राफ ये देखिए, जहां जहां मार्क लगाएंगे वहां वहां का टेक्स्ट ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका हाईलाइट हो जाएगा, पीले कलर में, येलो कलर में आ जाएगा अपने आप। लगाने का तरीका यही है। हाथों में अगला बोले, नेक्स्ट टैग बोले, emphasized tag, emphasized, EMPHASIZED, emphasized text, text, TEXT। टैग नहीं है, उसका पूरा नाम है, टैग का नाम बोल रहे हैं, emphasized text। टैग का नाम है EM, एंगुलर ब्रैकेट में EM लिखिएगा, एंगुलर ब्रैकेट में EM लिखिएगा, EM, और जहां तक करना हो उसके बाद EM को क्लोज कर दीजिए /EM के साथ। तो इसका क्या होता है, थोड़ा सा कर्सिव हो जाता है, मतलब इटैलिक के सिमिलर हो जाएगा, बस अलग से नजर आ जाएगी, बस इतना ही होगा। ये देखिए, हमने उत्तर प्रदेश पे लगाया और उत्तर प्रदेश यहां पर आप लोगों को क्या हो गया, थोड़ा सा इटैलिक सा दिख गया, कर्सिव हो गया। इसके बाद एक टैग और नोट करिएगा, स्मॉल टैग, SMALL, स्मॉल टैग। टैग का नाम भी है ये, स्मॉल टैग, SMALL, स्मॉल टैग। नाम से क्लियर है क्या करेगा, सबसे छोटा टेक्स्ट लिख देगा। मान लीजिए किसी एक शब्द पर आप स्मॉल लगा दीजिए और देख लीजिए क्या हो रहा है। स्मॉल टैग के नाम है। हाँ, एंगुलर ब्रैकेट में स्मॉल लिखिए और स्लैश के साथ बंद कर दीजिएगा। देखिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। पुट किया तो छोटा हो गया, और जैसे स्मॉल लिखते हैं वैसे बिग भी होता है एक आपका।
सर ये मैंने इसको सेंटर किया सब कुछ करने के बाद, तो ये क्या ये ऐसे ही दिखाएगा? ये जो वो है मार्क, वो हाँ वो हो जाता है, सेंटर में हो जाता है, क्योंकि वो आपने टेक्स्ट को सेंटर किया है, तो उसमें नहीं, उसको सेंटर करने की दिक्कत रहता है। ये तो सुना हो गया। बिग और स्मॉल का मतलब समझ में आया? बिग भी होता है, तो बिग वाले में थोड़ा सा बड़ा होगा और स्मॉल वाले में थोड़ा छोटा हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है। बहुत ज्यादा छोटा करना होगा उसके लिए दूसरा तरीका है, लेकिन इतना टैग से इतना हम कर सकते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन में एमसीक्यू टेस्ट में पूछा गया कि बिग टैग इज यूज्ड फॉर, तो टू क्रिएट अ बिग टेक्स्ट, रेगुलर की अपेक्षा थोड़ा सा बिगर कर देगा, और स्मॉल टैग रेगुलर की अपेक्षा थोड़ा सा स्मॉल कर देगा। बहुत माइनर सा फर्क होगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, इतना फर्क नहीं दिखेगा, बहुत छोटा हो जाएगा, तो हल्का सा छोटा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डेल, DEL टैग, अगला टैग लिखिएगा DEL, सिमिलर है स्ट्राइक के। DEL टैग, DEL टैग ऐसे लिखा जाता है, एंग्लो ब्रैकेट में DEL लिखिएगा, और जिस टेक्स्ट के बीचों बीच लाइन ड्रॉ करनी हो तो स्ट्राइक टैग के सिमिलर है, तो चाहे तो नीचे लिख भी सकते हैं सिमिलर टू स्ट्राइक टैग। पहले DEL लिखा एंगल ब्रैकेट में, फिर अपना टेक्स्ट, और फिर उसके बाद बंद कर देते। अच्छा सर, जो वो होता है कि 500 नहीं अब 200 रुपए में, वही जो स्ट्राइक वाला बता रहा है, स्ट्राइक टैग के ही सिमिलर है। मतलब अगर पूछ लिया कि स्ट्राइक टैग के सिमिलर कौन सा टैग है, तो डेल टैग, जो वो काम करता था, नाम से लग रहा है लेकिन मतलब वो डिलीशन बता रहा है कि इसको डिलीट करके ये लिखा डेल। और अगर डेल करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी चीज को, मान लीजिए इसको डिलीट कर लिया जाए, तो डेल को मार्क कर दिया, डिलीट कर लिया जाए, मतलब हटा दिया जाए। अब चाहते हो कि नया टेक्स्ट कहीं इंसर्ट करना, तो उसके लिए टैग होता है INS। INS इंसर्ट का 3 लेटर INS। INS की खासियत क्या है, वो बताता है कि ये जो शब्द या जो पैरा लिखे, इसका मतलब वो इंटर हो गया। अब पता कैसे चलेगा कि इंसर्ट हुआ है? जो टेक्स्ट इंसर्ट हुए होंगे INS के जरिए, वो अंडरलाइन हो जाते हैं अपने आप, मतलब वो अपने आप क्या हो जाएंगे, अंडरलाइन से डिनोट हो जाता है। और के साथ ही काम कर सकते ऐसा कुछ नहीं, कहीं भी जब भी INS लगाएंगे, INS अपने साथ अंडरलाइन प्रॉपर्टी लेके चलता है। आउटपुट में हम आपको दिखा भी दे रहे हैं ऑनलाइन में, आप लोग करके देख लीजिए, ना हो तो बताएं। कहाँ था, कहीं लगाया मैंने, कहाँ लगाया, यहाँ देखिए INS के जरिए कैश लिखा था, तो कैश के नीचे अपने आप अंडरलाइन आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, कंप्यूटर को बीच में स्ट्राइक कर दिया, मतलब स्ट्राइक थ्रू गया डेल टैग से आपका स्ट्राइक थ्रू होता है, और INS टैग इंसर्ट टैग होता है। INS फुल फॉर्म इंसर्ट टैग, टैग का नाम INS है, इसके साथ अंडरलाइन प्रॉपर्टी जुड़ी होती है, तो नोट भी करने इसमें लिख भी लें, इट्स कम विद अंडरलाइन प्रॉपर्टी, कम विद अंडरलाइन प्रॉपर्टी, क्योंकि ये एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर नहीं यूज किए होंगे तो INS तो इंसर्ट बताएगा, लेकिन अंडरलाइन वाला आप दिमाग में नहीं आएगा। जैसे नॉर्मली सारे टैग यूज किए वैसे ही करना है। टैग के यूज करने के तरीके सब वही हैं, जो टैग हम जहां क्लोज का स्पेशली नहीं कुछ बोल रहे हैं, तो मतलब ओपन के लिए कि खाली ओपन होगा, वहां सब टैग मान लीजिए क्लोज होगा आपका। कोई भी INS टैग ओपन करिए, कुछ कंटेंट लिखिए अंदर, उसके INS को बंद कर दीजिए। डेल कहीं किसी शब्द के पहले जो लिखा हो उसके पहले डेल लगाइए, लास्ट में डेल बंद कर दीजिए। तो जहां जितने टेक्स्ट, जितने मैटर डेल के बीच में आएंगे, उन सभी के मिडिल में एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, और जितने मैटर आपके INS के साथ होंगे वह आपके क्या हो जाएंगे, अंडरलाइन के साथ लिखे जाएंगे। तो इसका मतलब कि वो नया टेक्स्ट इंसर्ट हो गया है, और जो डेल वाला वो बता रहा है कि इसको डिलीट कर दिया गया है, मतलब डिनोटेशन है, खाली डिलीट होगा नहीं, खाली वो जब क्रॉस हो गया तो मतलब डिलीटेड हो गया, लाइन ड्रॉ किया होगा, डेल टैग अगर यूज किया होगा तो कहीं लाइन दिख रही है, डेल यूज कर रही हैं पहले यूज किए। हाँ, तो वही एक टैग आज के लिए लास्ट टैग है बटन टैग। बटन
बटन, अगर आपको बटन बनाना है जैसे सबमिट बटन, लॉगिन बटन, जाओ क्लिक तो बटन टैग बनाने के लिए BUTTON बटन टैग होता है। हाँ बटन, और जो नाम लिखना उस नाम को लिख दीजिए, रजिस्टर हियर, हाँ रजिस्टर, साइन अप, जो भी लिखना हो, और लास्ट में बटन को बंद कर दीजिए, तो आपको बटन स्टाइल में बंद करके आ जाएगा। है ना, क्लिक होगा नहीं कहीं, मतलब वो ऐसा बनेगा, बटन स्टाइल बन के आएगा। अब जितने बटन आप बना दोगे उतने बटन बन के आ जाएंगे अगल बगल। अंडरलाइन देता है ना, अंडरलाइन के साथ आता है, उसका मतलब ये होता है कि नया टेक्स्ट इंसर्ट हो चुका है, कि जो बटन बन के आएगा, इस तरह का बटन आपने देखा होगा वेबसाइट वगैरह पे, साइन इन फेसबुक वगैरह बना होता है, तो उस तरह का सिंबल जो बनता है वो बटन टैग के जरिए बनाता है। बस कलर वहां होता है, तो कलर हम लोग भी कर सकते हैं आगे चलकर। अच्छा, क्लिक करने के लिए। क्लिक करने के लिए और इसमें कुछ जोड़ेंगे, ऐसे ही क्लिक करें तो कुछ खुले। अभी नहीं, अभी लिंक देना पड़ेगा, ऑन क्लिक प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। अभी क्या डिजाइन बता, ये मार्क वाला हाईलाइट में कुछ बदला तो नहीं दिख रहा है। नहीं मार्क गलत लगा है, पीला कलर होगा, MARK बंद हुआ होगा, मार्क पे क्लोज भी होगा, गलत लिखे होंगे, इस नाते नहीं होगा। फिर अब आगे पूरा नाम भी लिखिए, पहले के लिखो। नहीं ये नहीं सपोर्ट करता, ये प्रॉब्लम सही है। गूगल क्रोम के साथ खोलो सही है। इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ आप लोग आउटपुट नहीं चेक करेंगे, अधिकतर इंटरनेट एक्सप्लोरर बड़ा गड़बड़ करता है, तमाम सारी चीज सपोर्ट नहीं करता है, कैसे कर रहा है? वो इंस्टॉल करना पड़ेगा उसको, कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। Yes, sir. तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, ऑलरेडी नोट कर ही लिया है। और बाकी कल कुछ और टैग बताएंगे जिसमें टेबल का टैग होगा, और टेबल होगा, लिंक बनाने का होगा, अभी नहीं बताया है लिंक कैसे बनाते हैं, जैसे लिंक ये अभी आप कह रहे थे क्लिक करें तो कुछ और खुल जाए, वो हाइपर लिंक। हाँ हाइपर लिंक। फिर इसके बाद बताएंगे फॉर्म बनाना, जैसे फॉर्म में आपका होता है वो सबमिट जेंडर वगैरह आ जाता है, वो वाला बताएंगे। इसके बाद फ्रेम सेट बताएंगे, फिर इस फ्रेम सेट होगा बताएंगे तभी फ्रेम सेट होता है। इसके बाद इन सबको मिला करके एक छोटा सा टास्क सबको मिला करके जो जो क्वेश्चंस आते हैं इनके टास्क देंगे जो एचटीएमएल बेस्ड। फिर इसके बाद CSS चैप्टर बताएंगे। CSS आपका क्या होगा, इन्हीं एचटीएमएल पे लगेगा, बस वो मेकअप किट है, मतलब उसके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, कैसे लगती है, वो बताया जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको एक बार फिर से, जितने भी टैग बताए गए हैं जिनके पास सिस्टम है, कुछ नहीं करना है, एक बार फिर से खाली अप्लाई करके देख लीजिए। मतलब जब तक आपके पास कोई बड़ा टास्क नहीं है तब तक आप बार बार इन टैग का यूज करते रहिए, ताकि दिमाग में आपके मीनिंग फिट हो जाए। MCQ में यही पूछा जाएगा कि कौन सा टैग क्या होता है, किसका काम क्या है, किसका इफेक्ट क्या होगा, और बहुत आसान है। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं।